नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। घड़ी में 7 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं देश और दुनिया की तमाम आर्थिक खबरों को लेकर के। हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई से जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आज किन किन खबरों पर चर्चा होगी और नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ को लेकर के। ईपीएफओ से जुड़ी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। ईपीएफओ दरअसल एक रिजर्व फंड ला रहा है और उस फंड का क्या कुछ असर होगा, किसके लिए वो फंड होगा, इस पर हम करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से जुड़ी हुई खबर पर भी बातचीत होगी। ईडी के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने विदेशों में घर खरीदा हुआ है। इसके अलावा अगली खबर रुपए की कमजोरी के पड़ने वाले असर से जुड़ी हुई है। कमज़ोर रुपए से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ इसका असर होगा, डिटेल में होगी बातचीत। इसके बाद अमेरिका के रेसिप्रोकल टैक्स का फॉलोअप भी करेंगे और जानेंगे कि इस टैक्स की मार से बचने के लिए भारत क्या करने जा रहा है। अगली खबर में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियों के तिमाही नतीजे भविष्य में जीडीपी ग्रोथ को लेकर के क्या संकेत दे रहे हैं और इस संकेत का असर भारतीय शेयर बाजारों को किस तरीके से पड़ सकता है। और अंत में चीन में गोल्ड रिजर्व से जुड़ी हुई खबर को जानेंगे और अंशुमान तिवारी सर से उस खबर का विश्लेषण भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ईपीएफओ सदस्यों से जुड़ी हुई खबर के साथ। ईपीएफओ सदस्यों को सालाना फिक्स ब्याज देने के लिए सरकार एक ऐसे रिजर्व फंड पर विचार कर रही है जिसके जरिए सदस्यों को ब्याज दरों में उतार चढ़ाव की मार से बचाया जा सकेगा। अभी तक ईपीएफओ की तरफ से बाजार में किए गए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर सालाना ब्याज दर तय होती है। ईपीएफओ का रिटर्न घटता है तो सदस्यों के लिए रिटर्न घटने की आशंका बनी रहती है। लेकिन रिजर्व फंड के आने के बाद सदस्यों के लिए ब्याज की दर घटने की आशंका नहीं रहेगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर में इस रिजर्व फंड की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। विपुल, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफओ का इस्तेमाल करते हैं और ईपीएफओ में अपना पैसा रखते हैं, उनके लिए इस खबर के का मर्म और इसके परतें समझना जरूरी है। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है जिस पर अभी शुरुआती रूप से चर्चा शुरू हुई है। वो ये है कि सरकार ईपीएफओ पर एक किस्म से सुनिश्चित ब्याज दर की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही है। जैसे कि आपको बताया विपुल जी ने कि ईपीएफओ पे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि ईपीएफओ अपना पैसा जो कर्मचारियों के अंशदान के रूप में उसके पास जाता है, उसे वो शेयर बाजार में और अन्य प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज में लगाता है और वहां से जो आने वाला रिटर्न होता है उसके आधार पर आपके ईपीएफओ खाते में ब्याज क्रेडिट होता है। इसे बदलने के लिए या इसे सुरक्षित करने के लिए सरकार एक नया प्रपोजल लेकर आई है। इस प्रपोजल में जो ईपीएफओ के करीब करीब 65 मिलियन, 6.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें एक निर्धारित दर पर ब्याज दर सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। ऐसा काम पहली बार हो रहा है। ये फंड ईपीएफओ के सरप्लस से बनेगा विपुल। ईपीएफओ के पास जो सरप्लस होता है, कई बार ईपीएफओ जो ब्याज दर कमिट करता है उससे ज्यादा रिटर्न उसे मिलता है निवेश पर, उसे वो ईपीएफओ के सरप्लस में जमा होता है और इसे ईपीएफओ इस सरप्लस के इस्तेमाल से वो फंड बनाया जाएगा। यदि किसी स्थिति में बेंचमार्क से नीचे ब्याज दर जाती है रिटर्न में, तो इस फंड से जो ईपीएफओ के अंशदाता हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा और नहीं तो बाजार की ब्याज दर के हिसाब से वो दर, वो रिटर्न सुनिश्चित की जाएगी। महत्वपूर्ण बदलाव है, स्ट्रक्चरल बदलाव है ईपीएफओ के ढांचे में और इसके लिए जो प्रस्ताव है शुरुआती स्तर पर है। इसे जैसे आपको पता है कि ईपीएफओ के फैसले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जरिए होते हैं, तो प्रस्ताव सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेजा जाएगा और वहां से ये फैसला होने के बाद तय होगा कि शायद 2026-27 से के वित्त वर्ष से, यानी इस वित्त वर्ष से नहीं, अगले वित्त वर्ष से यह व्यवस्था लागू होगी, जबकि ईपीएफओ के लोगों को ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से अपनी बचत में गिरावट का, अपने रिटर्न में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक सर। इस बीच विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई अमीर भारतीय परिवार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के रडार पर हैं। ईडी के रडार पर हैं और ईडी को आशंका ये है कि कई अमीर भारतीय परिवार विदेशों में घर खरीद पर कैपिटल गेन और स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए यूके में ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके घर खरीद रहे हैं। यूके में 2023 से ओनरशिप डिटेल पर सख्ती की गई है। इसके बाद से कई लोगों की संपत्तियों का पता चल रहा है और भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर
ऐसे सभी लोग हैं जिन्होंने अपनी आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं दी है। सर, क्या कुछ शक है ईडी को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के? आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये मामला आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। हम लगातार इस पर चर्चा भी अलग अलग मंचों पर करते रहे और बताते रहे हैं कि भारत से के जो सुपर रिच हैं, ये जो एचएनआईज हैं, वो अपने फंड्स को, अपनी बचत को भारत से बाहर ले जा रहे हैं। फैमिली ऑफिसेज ने पूरी दुनिया में अपने बेस बनाए हैं। भारतीय कंपनियां चूंकि बाजारों में जो कमा रही हैं और नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, तो पैसा अलग अलग जगह दुनिया के देशों में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसके लिए लंदन एक बड़ा केंद्र है भारत के फैमिली ऑफिस का, जैसे दुबई और सिंगापुर भी है। नियम के मुताबिक कोई भी भारतीय $2,50,000 तक डायरेक्टली दुनिया में सीधे ले जाकर निवेश कर सकता है, जो कि एलआरएस स्कीम है। चाहे वो विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदना हो, विपुल जी, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदना हो या प्राइमरी होल्ड प्रॉपर्टी लेना हो, इसमें यहाँ तक तो ये अलाउ है कि भारत से इतना पैसा ले जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जो समृद्ध लोग हैं, एचएनआईज हैं, उन्होंने ने बहुत सारा फंड विदेश में पहुंचाया है और अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज खरीदी है। इसकी वजह है कि कई जगह उनको कैपिटल गेन से बचत हो जाती है, जो कि भारत में ज्यादा लगता है। कई जगह उनको स्टाम्प ड्यूटी से बचत हो जाती है और कई जगह उन्हें इनहेरेंट टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस से बचत होती है। दुनिया के कई देश जीरो टैक्स वाले हैं, टैक्स हेवन हैं। कई जगह, कई ज्यूरिडिक्शंस में टैक्स की दरें कम हैं और इसलिए इसका लाभ भारतीय अमीरों को मिलता है, जो पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं। अब तैयारी इस बात की है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ जो टैक्स की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दुनिया के देशों के बीच में, इससे पता चला है कि यूके में ऐसे अमीरों के निवेश का आकार खासा बड़ा हो सकता है। और इसलिए यूके के जरिए इन सूचनाओं के आधार पर जो भारतीय लोग हैं, जिनके जो भारतीय रेजिडेंट्स हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न के तहत उन्हें यूके में अपनी संपत्तियों के डिस्क्लोजर करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा लगता है। और इस आधार पर ईडी ये जांच करेगा कि क्या उन्होंने भारतीय नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। जी, इस मामले पर सर ईडी की कार्रवाई किस तरीके से होगी, कैसे करेगा ईडी कार्रवाई? ईडी को इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें विपुल की, इसमें ईडी को यूके की टैक्स अथॉरिटीज की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि इंक्वायरीज करने के बाद पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ गया है और वो यूके के नियमों के तहत कैसा है। दूसरी चीज है कि फंड तो यूके में जा रहा है, तो ये पैसा, ये निवेश, ये पूंजी तो यूके के लिए इन्वेस्टमेंट है और यूके की अर्थव्यवस्था को मदद कर रही है। तो देखना होगा कि यूके की एजेंसियां, ब्रिटेन की एजेंसियां इस पूरे मामले में कैसे मदद करती हैं भारत की जांच एजेंसियों की, और दोनों ज्यूरिडिक्शंस के बीच में कैसा तालमेल। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात रुपए की गिरावट की कर लेते हैं। रुपए में आई गिरावट की वजह से देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इंपोर्टेड उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रुपए में कमजोरी की वजह से इंपोर्ट महंगा हो गया है, जिस वजह से गाड़ियों के उत्पादन की लागत बढ़ गई है और आशंका ये है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां इस लागत को ग्राहकों से वसूल कर सकती हैं। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इसका असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के किन हिस्सों पर ज़्यादा पड़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, किस तरह के उपकरण हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? विपुल, रुपए की गिरावट और सरकार की नीतियों के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो तस्वीर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार की जो तस्वीर है, वो थोड़ी धुंधली हो रही है। यहाँ माहौल अब थोड़ा मायूसी भर रहा है। अभी से 1 साल पहले तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में प्रोत्साहन की, सब्सिडी की, सस्ती गाड़ियों की, इन सबकी चर्चाएं सुनते थे, पर अब लगातार पिछले 2-3 महीनों से ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिससे इस बाजार के माहौल में, उत्साह में कमी आ रही है। तो पहली ये खबर तो यही आई जो हमने आपको बताया था कि नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से कह दिया कि 2026 के बाद उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी, सब्सिडी की स्कीम बंद होने वाली है। तो कंपनियों के लिए अब कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं और ग्राहकों को महंगी कारें मिलेंगी। दूसरी बात यह कि रुपए में गिरावट के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी लागत में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसा हमें पता है कि जो बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको बैटरी और बीएमएस कहते हैं, वो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट का 50% हिस्सा होता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 लाख रुपए का है तो करीब 50% लागत बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की होती है और इनका अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट होता है। भारत में अब इन रुपए में तेज गिरावट के बाद इनका इंपोर्ट और इनकी लागत महंगी हो गई है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें बढ़ने की संभावना है या बढ़ेगी ही। हालांकि यूनियन बजट को अगर आप याद करें विपुल, तो सरकार ने लिथियम और कोबाल्ट पर कस्टम ड्यूटी में थोड़ी कमी की थी इस बार बजट में,
जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट बनाने का एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। लेकिन चूंकि भारत का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट उद्योग अभी तैयार ही नहीं हो पाया, यहाँ इतनी क्षमताएं ही नहीं है, लोकलाइजेशन ही नहीं है, इसलिए बैटरीज की आपूर्ति मुश्किल दिख रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए एक चुनौती है कि एक तरफ उनकी सब्सिडी कटेगी और दूसरी तरफ उन्हें लागत बढ़ानी पड़ेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग में आने वाले समय में कमी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उत्साह जो है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 2 साल पहले 2 साल पहले जितनी अग्रेसिवली हम देख रहे थे कि दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, खासतौर से चार्जिंग इंफ्रा को लेकर के कि सरकार की तरफ से बहुत तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। वजह क्या रही सर कि ये जो तमाम PSUs कंपनियां हैं जिनके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी चार्जिंग इंफ्रा जो है वो PSU कंपनियों की तरफ से वो खड़ा नहीं हो पाया, क्या क्या वजह रही इसकी? देखिए, ये लगभग वही स्थिति जिसको हम कहावतों में कहते हैं ना कि आप पहले घोड़ा तैयार करें या पहले गाड़ी तैयार करें करें और पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री उसी में फंस गई। सरकार ने बड़े उत्साह में 3-4 साल पहले सब्सिडी की स्कीम घोषित कर दी, छोटी गाड़ियों, बड़ी गाड़ियों, दोपहिया के लिए। तब तक भारत में चार्जिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था और उसके बाद जब गाड़ियां बाजार में आ गई तो वो नॉर्मल बिजली से, कंज्यूमर बिजली से चार्ज होने लगी। और जिसके आप आज को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखते हैं वो सब कंज्यूमर बिजली से चार्ज हो रहे हैं, उनके लिए कोई अलग से ग्रिड, अलग से अभी टैरिफ भी नहीं है उसकी चार्जिंग के लिए। तो इस बीच में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद पब्लिक सेक्टर कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क नहीं बना पाई। आप भारत के किसी भी एक्सप्रेसवे पे, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आपको कहीं भी ईवी चार्जिंग का नेटवर्क नहीं दिखाई देगा। जबकि उनको सरकार की कंपनियां मैनेज करती हैं, उनके आसपास बने गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियों के हैं। ये जितने भी एक्सप्रेसवे हैं ये किसी भी स्थिति में जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उससे जुड़े हुए नहीं है। तो जब तक आप ग्रिड से नहीं जोड़ेंगे तब तक एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरी चीज है कि अलग अलग राज्यों में जो डिस्कॉम्स हैं, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनके पास, कुछ के पास तो पॉलिसी ही नहीं है चार्जिंग नेटवर्क बनाने को सपोर्ट करने की, और कुछ जगह है तो पॉलिसीज भी बिल्कुल उलझी हुई है और स्पष्ट नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूफोरिया था, उत्साह था, वो इस बात से ठंडा हो गया कि भारत में हाईवेज और शहरों में प्रमुख शहरों में चार्जिंग के उतने बड़े नेटवर्क नहीं बन पाए। हाईवेज की तो स्थिति है कि केवल 2% से भी कम ऐसा हिस्सा है हाईवे का जिस पर चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारत में ईवी की जो पूरी रिवॉल्यूशन है वो थोड़ा ठहरती दिखाई देगी। इस बीच अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैक्स की मार से बचने के लिए भारत सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने पर विचार कर रही है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा की थी, जिसके तहत अमेरिका ने दूसरे देशों पर जैसे को तैसा की तर्ज पर टैक्स लगाने की बात कही है। रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से भारत का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील होगी तो रेसिप्रोकल टैक्स की मार से बचा जा सकता है। हालांकि ट्रेड डील होने की स्थिति में भारत में अमेरिकी इंपोर्ट सस्ता होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिसका असर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ सकता है। सर, किस तरह की ये ट्रेड डील हो सकती है, किस तरह की ट्रेड डील पर काम किया जा रहा है इस समय? उत्साह, दोस्ती और फोटो और अमेरिका में हाथ मिलाने, इन सारी खबरों की धूल अब सेटल हो रही है। जैसा कि हम लगातार आपको बोनस पॉइंट में बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है, और अब सरकार और उद्योग और बाजार ट्रंप के इन आक्रामक रेसिप्रोकल टैरिफ या जैसे को तैसा टैरिफ या जवाबी टैरिफ की व्यवस्था का असर समझने के लिए वास्तविकता की जमीन पर बैठे हैं और उसे महसूस किया जा रहा है कि ये असर कितना गहरा है। कुछ बड़ा ठोस इस यात्रा से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए निकल कर नहीं आया। जो भी चर्चाएं थी वो दूर की थी। एक ही चीज थी, जैसा कि हमने बोनस पॉइंट में चर्चा में बताया था, कि भारत और अमेरिका के बीच एक सेक्टर स्पेसिफिक बायलैटरल ट्रेड डील की बात थी, जिसके लिए 2025 के अंत तक का समय रखा गया था। अब जब ये दिख गया कि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगा दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में खड़े थे और ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी और ये कहा कि इंडिया के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया, भारत के लिए रोका भी नहीं गया। तो अब भारतीय जो नीतिगत तंत्र है, जो भारत के नीति निर्माता है, वो थोड़ा वास्तविकता से, रियलिटी से आंखें मिला रहे हैं, जैसा हमें सूत्रों के जरिए पता चल रहा है। पहली चीज तो ये पता है कि भारत ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इन टैरिफ्स का असर भारत के किन किन उद्योगों पर कितना पड़ेगा। इसमें खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, केमिकल्स, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत ने इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ऊंची रखी हैं।
और 1 अप्रैल से जब डोनाल्ड ट्रंप ये रेसिप्रोकल ड्यूटीज लागू करेंगे, तो भारत से जाने वाले सामानों पर अमेरिका में भी उतनी ही ऊंची ड्यूटी लगाई जाएगी और इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। ये समझ लेना बेहद जरूरी है और स्पष्ट है विपुल की डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ कम करना, क्योंकि चूंकि भारत सब बड़ा निर्यातक और अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, तो ट्रेड सरप्लस या ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। और इसी रोशनी में अब ये समझने की कोशिश की जा रही है कि भारत जब ट्रेड डील के लीक की तैयारी करे और उसका ढांचा बनाए, तो वो किस तरीके की नेगोशिएशंस और किस तरीके की सौदेबाजी करे। ट्रंप ने कहा है कि $100 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के पक्ष में और ट्रेड सरप्लस है भारत के पक्ष में, और उसे 50% घटाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है भारत के साथ। यानी वो ऐसा चाहते हैं कि भारत उतने सामानों का आयात करे जिससे कि अमेरिका को रेवेन्यू मिल सके और व्यापार घाटे में कम से कम 50% की कमी आ सके। ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच कैसा लेन देन होगा, ट्रंप की आक्रामकता के बीच क्या होगा, ये देखा जाना होगा। लेकिन भारत के जो नीति निर्माता हैं वो अब इस व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका से थोड़ी रियायतें भी इस पूरी बातचीत में हासिल की जा सके। आने वाले महीनों में इस साल शायद ये सबसे बड़ा व्यापार घटनाक्रम होगा भारत और अमेरिका के बीच, अगर ये ट्रेड डील होती है इसी तरीके की। और फिर हमें देखना होगा कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ इसके बाद खत्म होते हैं या नहीं। फिलहाल तो ट्रंप इस बात के लिए तैयार हैं कि 1 अप्रैल से भारत और पूरी दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ठीक सर। इस बीच देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम शायद अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले से चल रही प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीमों का वैसा रिजल्ट नहीं आया है जैसा कि सरकार चाहती थी। ऐसे में नई प्रोडक्शन स्कीमों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल देश के 14 अलग अलग सेक्टर्स के लिए PLI योजना चल रही है और सरकार ने 2030 तक इन योजनाओं के तहत 1.95 लाख करोड़ के इंसेंटिव देने का लक्ष्य रखा है। सर, इस खबर को अगर हम ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो कैसे समझा जाए इसे? ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है और इसे हम इसी संदर्भ में समझ सकते हैं ज्यादा बेहतर ढंग से। पहली चीज तो ये कि भारत के लिए PLI स्कीम बहुत फायदे का सौदा साबित नहीं हुई सभी क्षेत्रों में। अगर आप माने 14 क्षेत्र थे, इनमें कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे, खासतौर से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जिसका एक्सपोर्ट अमेरिका को भी हो रहा है, और कुछ केमिकल्स, कुछ ऑटोमोबाइल्स, कुछ सेल बैटरीज, स्पेशलिटी स्टील और टेक्सटाइल ऐसे क्षेत्र थे जहां प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने फायदा पहुंचाया, यहां निवेश हुआ। इस स्कीम का मतलब यह था, 1.95 लाख करोड़ रुपए की स्कीम का मतलब यह था कि इस स्कीम के लिए भारत में उत्पादन करने के लिए और भारत से निर्यात करने के लिए सरकार बजट से सहायता देती थी। ये ट्रंप के पिछले दौर में भारत के खिलाफ की गई कार्रवाई का नतीजा थी। आपको याद होगा कि भारत अपने यहाँ निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें चलाता था, अमेरिका ने WTO में इसको चुनौती दी थी और भारत वो मुकदमा WTO में हारा था और भारत की जो निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें बंद हुई थी, फिर उनके बदले ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी, जिसका मतलब ये था कि भारत में कंपनियां आए, निवेश करें और यहाँ पर उनको उत्पादन के बदले सरकार वित्तीय मदद देगी, बाजार और टैक्स वैक्स तो देगी, अलग से सीधे मदद देगी और उसे वो निर्यात करें। अब यहाँ दुविधा यह है कि इस स्कीम का मुख्य फोकस विपुल निर्यात था, एक्सपोर्ट था। तो क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा था, भारतीय बाजार में तो बहुत सारा सामान खपत नहीं होती। लेकिन ट्रंप की दूसरी पारी में अब निर्यात बाजार का पूरा परिदृश्य बदल गया। इसे आपको याद होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि भारत में जो मोबाइल की रिवॉल्यूशन है, मोबाइल प्रोडक्शन की जो क्रांति आई थी, प्रोडक्शन कहें, असेंबलिंग कहें, क्रांति आई थी, उसमें भारत ने अमेरिका के बाजार में मोबाइल फोन्स का बड़ा निर्यात किया था और अमेरिका के प्रमुख सप्लायर्स में से, अमेरिका बाजार के प्रमुख सप्लायर्स में से भारत शामिल हो गया था और दुनिया के अन्य देशों में भी था। अब जबकि ट्रंप ने, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार के मालिक हैं, उन्होंने एक नए तरीके की टैरिफ व्यवस्था की शुरुआत कर दी है रेसिप्रोकल टैरिफ की। ऐसी स्थिति में भारत के लिए इस निर्यात प्रोत्साहन स्कीम को चलाए रखना या इसमें निवेश करना कितना व्यवहारिक होगा, क्योंकि जब निर्यात करना ही मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका के बाजार में इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी, तो भारत में कौन सी कंपनियां निवेश करेंगी और उसका फायदा क्या होगा? भारतीय बाजार में इन सामानों की तो उतनी खपत नहीं होनी है और इसलिए धीरे से सहूलियत के साथ नई PLI स्कीम पर चर्चा बंद कर दी गई है। ये भी
ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा इफेक्ट है। मैं साइड इफेक्ट नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल सीधा इफेक्ट है। सरकार अब जो पुरानी पीएलआई स्कीम है जो 2030 तक चलेगी, उसमें जो चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छे निवेश दिखाई दिया है, उन्हें प्रोत्साहन देगी। तो इसलिए मैं बराबर कह रहा हूं, हम लोग बोनस पॉइंट में लगातार बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो पूरी नीतियां थी पिछले 10 साल की, उनको सबको हिलाकर बिल्कुल अस्त व्यस्त कर। जी, इस बीच अब जरा ट्रंप साहब के असर के बाद भारतीय शेयर बाजार पर कंपनियों के नतीजों के असर पर भी नज़र डाल लेते हैं। दरअसल सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ घटने के बाद अब दिसंबर तिमाही में भी ग्रोथ सुस्त रहने के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में आए कंपनियों के तिमाही नतीजे ये बताते हैं कि दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ घटने के साथ साथ उनके मुनाफे की ग्रोथ भी कम हुई है। कई एफएमसीजी कंपनियों ने सुस्त मांग का हवाला देते हुए पूरे साल के लिए कमाई के अनुमान घटा दिए हैं। सर, अब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। आज सिर्फ एक कंपनी के नतीजे रहे। कॉर्पोरेट रिजल्ट की मोटी तस्वीर आपको क्या उभरती हुई दिखाई दे रही है और ये क्या इंडिकेशन भविष्य के लिए दिखा रही है? बिल्कुल, जब शेयर बाजार पर हम लोग चर्चा करते हैं और शेयर बाजार की तस्वीर देख रहे हैं, आप सुबह से शाम तक शेयर बाजार को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और शो पर लोगों को बता रहे हैं, तो हमें अक्सर ये दिखता है, हमेशा समझ में आता है कि शेयर बाजार केवल ट्रंप के फैसलों के असर से, रुपए की गिरावट के असर से प्रभावित हो रहा है और बाजार में इतनी तेज गिरावट आ रही है। ऐसा नहीं है। आज इस सेगमेंट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार को जुकाम भी हुआ और उसका पेट भी खराब है। बाजार की तबीयत मौसम खराब होने के कारण, दुनिया का मौसम खराब होने के कारण भी खराब है और कंपनियों के भीतर भी बड़ी चुनौतियां हैं। जो तिमाही रिजल्ट का सीजन आया, शायद पिछले 19 क्वार्टर्स का सबसे खराब रिजल्ट सीजन रहा है और विपुल आप इसे करीब से देख रहे हैं। भारत की कंपनियों के जो अर्निंग डाउनग्रेड्स हैं वो 19 साल में लोएस्ट रहे हैं। डेटा पॉइंट में हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भारत में कंपनियों के नतीजों की और कंपनियों की कमाई की ग्रोथ को देखें तो आपको दिखाई देगा कि दिसंबर तिमाही नतीजों के आधार पर जो बिक्री की ग्रोथ है वो 2024-25 में 6% से नीचे रह गई, जबकि 2023-24 में 7.4% थी। ये वो ग्रोथ है जो टॉप लाइन में हमें दिखाई देती और इससे हमें दिखाई देता है कि कंपनियों की बिक्री में कैसी कमी आई है। हालांकि मुनाफे दहाई के में है विपुल जी, 14% पे दिख रहे हैं, जो कि पिछले साल 16.6% थे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें अधिकांश मुनाफे कीमतें बढ़ा कर रहे हैं। कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन ये जो डाउनग्रेड है, अर्निंग का ये जो गिरावट है, इसने बाजार को खासा निराश किया है। और इसके अलावा जो हमारे पास और भी जो संकेत आ रहे हैं कंपनियों के तिमाही के, वो सेक्टर के हिसाब से, जैसे सीमेंट ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, ऑयल एंड गैस ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए। इन चारों सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से इन चारों सेक्टर्स में जो प्रमुख सेक्टर्स हैं, इनकी ग्रोथ में, इनकी सेल्स की ग्रोथ में और प्रॉफिट की ग्रोथ में गिरावट आई है। और यही वजह है कि शेयर बाजार में कंपनियों के फंडामेंटल्स वीक दिख रहे हैं और इसलिए बाजार में हमें कोई बड़ी मजबूती होती नहीं दिखाई दे रही है। हमको और कुछ आंकड़े भी हमारे पास हैं जो हम इनको करीब से देखने की कोशिश करते हैं जी। इन आंकड़ों के हिसाब से हमें यह भी दिखाई देता है कि लगभग बीएफएसआई इंडस्ट्री की ग्रोथ हमें 11% के आसपास दिखाई दी है अर्निंग में। बैंक्स की करीब 24% की दिखाई दी है। ये क्योंकि कर्ज के कारण या वित्तीय सेवाओं के कारण दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी और यहाँ तक टेलीकॉम कंपनियों के प्रॉफिट्स की ग्रोथ भी उतनी अच्छी हमें नहीं दिखाई दी। और ये नतीजा है कि बाजार का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है और आगे के हमें कुछ चौंकाने वाले संकेत मिल रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई कि जो हुआ सो हुआ। अब आगे के आउटलुक की अगर बात करें, बहुत सारे जो एक्सपर्ट से भी हम बात कर रहे हैं तो बड़ी बटी सी राय आ रही है। अभी भी लोग बहुत कन्विक्शन के साथ, उत्साह के साथ ये नहीं कह पा रहे हैं कि जो बुरा वक्त था वो टल गया। एफआईएस की बिकवाली कब रुकेगी? क्या रिजल्ट अगले क्वार्टर से बेटर होने शुरू होंगे? एक रेट कट हो चुका है, वो कब तक जो है वो सिस्टम के अंदर इस तरीके से प्रभावी होगा कि डिमांड बढ़ेगी? तो आशंकाएं बहुत सारी हैं। आपको आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है आगे का? विपुल, हम करीब से देखें अगर आंकड़ों को तो तस्वीर वास्तव में मिली जुली है। डेटा पॉइंट के हिसाब से भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि दो तरीके की हेडविंड्स हैं कंपनियों के लिए। पहली हेडविंड तो कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की है, जो कि रुपए में गिरावट के कारण तेजी से लागत बढ़ रही है। उसका असर में कंपनियों की बैलेंस शीट पे दिखाई दे रहा है।
दूसरा जो सरकार की तरफ से या इकोनॉमिक सर्वे में बजट की से भी जो आकलन आ रहे हैं, वो आकलन भी हमें ये बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में को स्लो डाउन के मोड में जाना है। इसलिए अगले क्वार्टर के संकेत भी बहुत अच्छे नहीं है, मिले-जुले संकेत हैं, कुछ कंपनियों की तस्वीर बेहतर रहेगी, पर जो सेक्युलर ग्रोथ हमें अगले क्वार्टर के लिए दिखाई दे उम्मीद थी, वैसी ग्रोथ हमें कंपनियों के नतीजों में नहीं दिख रही है। और चूंकि अर्निंग डाउनग्रेड्स पिछले क्वार्टर के काफी ज्यादा है, इसलिए बाजार कुछ ज्यादा ही सतर्क दिख रहा है इन आंकड़ों के तौर को कंपनियों के नतीजों को लेकर। तो ये सर आपको लग रहा है कि अभी ये पूरा साल जो है इस तरह की क्योंकि एक तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे आने में थोड़ा समय लग रहा है, ग्रोथ दोबारा उस तेज़ी में आने में, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर हैं वो भी बाजार को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दो मिलकर के 2025 हम मान के चले काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आप कैसे पढ़ पा रहे हैं बाजार को? आसार तो अच्छे नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। और अब जैसे आप देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर, देखिए अप्रैल के क्वार्टर में डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएंगे, सक्रिय रूप से प्रभावी हो जाएंगे। तो जब अर्थव्यवस्था भारतीय कंपनियों के लिए अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा होगा यानी जब ये चौथा क्वार्टर खत्म होगा, तब तक ट्रंप के टैरिफ का असर बाजार में दिखाई देने लगेगा। दूसरी चीज ये कि चूंकि ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारत से और ज्यादा गहरा होने वाला है, ब्याज दरों महंगाई बढ़ेगी और ब्याज दरों में कमी की संभावनाएं और ज्यादा सीमित होती जाएंगी, तो इससे जो सेंटीमेंट बाजार में बनेगा उसका भी असर हमें दिखाई देगा। और इसलिए आप ये देखिए कि कोई बड़ी बेट्स बाजार में या लंबे समय के लिए बड़ी बेट्स नहीं दिख रही हैं। निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो बाजार के बड़े मूवमेंट हैं, जो टॉप लाइन मूवमेंट हैं सेंसेक्स में या निफ्टी में, उनके साथ साथ अब कंपनियों के फंडामेंटल्स भी करीब से देखें और खासतौर से कंपनियों के नतीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें अगर आप निवेशक हैं। क्योंकि बाजार में जब कोई बड़ा, विपुल जी, कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले 6 महीने में नहीं दिख रहा है जो बाजार के सेंटीमेंट को ठीक कर सके, तो आमतौर पर जो कंपनियां मजबूत हैं, मतलब कंपैरेटिवली मजबूत हैं, वो कंपनियां ही बेहतर बाजार में प्रदर्शन करेंगी। और इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में विदेशी निवेशकों के, म्यूचुअल फंड निवेशकों के और जो बड़े निवेशक हैं, इनके निवेश रणनीति में अगले कुछ महीनों में तेज बदलाव होंगे। कई सारे स्टॉक्स उनकी प्रायोरिटी से नीचे जाएंगे, कई सारे स्टॉक्स बदलेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली है वो नहीं दिखेगी। इस स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेने का समय है जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है आमतौर पर। बिल्कुल। इस बीच दुनिया भर में गोल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर और उत्पादक देश चीन में गोल्ड के 2 बड़े रिजर्व मिलने की खबर है। चीन ने अपने पिंगजिंग काउंटी में करीब 1000 गोल्ड रिजर्व खोजने का दावा किया है। इसके अलावा गांसू प्रोविंस, इनर मंगोलिया और हेलोगजिंग प्रोविंस में अलग अलग जगहों पर 168 टन गोल्ड रिजर्व का दावा किया गया है। हालांकि चीन के इन दावों को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अति उत्साही बताया है, लेकिन चीन से इतना सोना अगर वैश्विक सप्लाई में आता है तो गोल्ड के वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो अब यहाँ पर यही बनता है कि चीन के अंदर गोल्ड की ये जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ हुई है और ये कितना सोना माना जा रहा है। ये सबसे सनसनीखेज खबर है और दुनिया के बाजार में पिछले कम से कम 3-4 महीनों से अलग अलग तरीके से ये खबर दुनिया के बाजारों में पहुंच रही है। इसे स्वीकार भी किया जा रहा है, इनकार भी किया जा रहा है। चीन से आने वाली सूचनाओं को लोग एक चुटकी नमक के साथ लेते भी हैं, क्योंकि चीन की सूचनाओं में पारदर्शिता का मुद्दा है। लेकिन ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ना तो इन्वेस्टर डिनाई कर रहे हैं, ना जियोलॉजिस्ट डिनाई कर रहे हैं कि चीन में सोने की या गोल्ड की बड़ी डिस्कवरी हुई है। चीन में जो ताजी डिस्कवरी जो 2024 के अंत में हुई थी और जो 2025 में अभी पता चली है, उसमें दो बड़ी फाइंड्स हैं जो शायद दुनिया में आने वाले समय में गोल्ड का बाजार बदलेंगे। नवंबर 2024 में आंकड़ा आया था कि पिंगजिंग काउंटी में करीब 1000 टन गोल्ड का रिजर्व मिला है। ये मैसिव डिपॉजिट है पिंगजिंग काउंटी का, और ये माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 600 बिलियन युआन के आसपास हो सकती है। 40 गोल्ड वेन्स, गोल्ड की जो 40 लाइनें हैं अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जो 2 किलोमीटर तक गहराई में जाती हैं, और इनसे चीन को सोना मिलने की संभावना है। ये बड़ी फाइंड थी। लंबे समय बाद, लगभग आई थिंक एक दशक के बाद ऐसा लगता है कि इतने बड़े गोल्ड फाइंड की खबर पिछले साल आई थी। फिर इसके बाद जनवरी 2025 में एक और आंकड़ा आया कि गांसू राज्य में करीब 102 टन का, मंगोलिया के भीतरी हिस्से में, जो चीन नियंत्रित मंगोलिया उसके भीतरी हिस्से में करीब 41 टन का,
और हेलो जिंक में करीब 24 टन के और भी भंडार मिले हैं। तो अगर आप ये मान के चलें तो करीब करीब 1000 मीट्रिक टन है, और इन सारी चीजों को मिला लिया जाए तो करीब 1100-1200 मीट्रिक टन का नया भंडार चीन में सोने का मिला है। और ये काफी बड़ा नंबर है चीन की तरफ से। चाइना, ये भी चीज ध्यान रखना जरूरी है विपुल जी, कि चीन दुनिया में वैसे भी सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। चीन सबसे ज्यादा दुनिया में सोने का उत्पादन करता है, और उसका हिस्सा 2023-24 के आंकड़े में बताते हैं कि दुनिया के सोने के उत्पादन में उसका हिस्सा लगभग 10% था। ऐसी स्थिति में जब चीन में नया गोल्ड रिजर्व बनता है, और गोल्ड चूंकि इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तेजी पर है, और एक गोल्ड की आपूर्ति अगर बाजार में होती है तो बाजार का मिजाज कैसे बदलेगा ये हमें देखना होगा। लेकिन सर, इसकी डिस्कवरी को लेकर के जो बार बार ये जो सवाल जो उठने शुरू हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं और आखिर में सवाल उठ क्यों रहे हैं? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और कई लोगों ने माना है कि ये डिस्कवरी एस्पिरेशनल है, यानी ये डिस्कवरी है तो, लेकिन ये तत्काल अभी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी, या इसके आंकड़े ठीक नहीं है। पर चीन का दावा है कि चीन को सोने का भंडार मिला है, और चीन ने उसे अपने रिजर्व भंडारों में शामिल किया है। दुनिया में जो आंकड़े हैं सोने के रिजर्व के, उन आंकड़ों में इन भंडारों को अभी जोड़ा नहीं गया है। तो अब एक सी बात है कि अभी ये डिस्कवरी नवंबर दिसंबर की है, जनवरी की है, तो दुनिया की जियोलॉजिस्ट और चाइना की तरफ से मिलने वाले डेटा के आधार पर निर्धारित होगा कि ये भंडार कब दुनिया के सोने के भंडार की जो मौजूदा स्थिति है उसमें शामिल होंगे। लेकिन बाजार, खासतौर से निवेशक और गोल्ड के निवेशक, इस सूचना को गंभीरता से ले रहे हैं। जी, अगर सर ये गोल्ड अगर बाजार के अंदर पहुंचता है तो फिर आपको क्या लगता है, क्या असर होगा गोल्ड की कीमतों पर? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पे किस तरीके के का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा? इसका असर क्या देख रहे हैं आप? विपुल, गोल्ड की जब माइंस मिलती है, गोल्ड की माइनिंग लंबा प्रोसेस है, और गोल्ड की माइंस काफी डीप होती है, वहां से सोना निकालना, उसे निकाल कर लाने में समय लगता है। लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर आप हम डेटा पॉइंट को देखें तो जो हमारे पास सूचना है, तात्कालिक तौर पर तो फिलहाल सोने की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इन दोनों फाइंड्स के बाद भी आप देखिए सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर है। यानी बाजार ये मान रहा है कि कुछ समय बाद, 2-3 साल बाद, ये सोना शायद बाजार में आएगा, और तब बाजार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये सप्लाई बाजार में आना शुरू हुई तो फिर सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक भी है, और दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक भी है, इंपोर्टर भी है। चीन के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3-4 साल में रिकॉर्ड सोने की खरीद की है स्विट्जरलैंड से और यूरोप के देशों से। अब जबकि चीन के पास अपना सोना उपलब्ध है तो शायद उसका इंपोर्ट कम हो सकता है, और इसका असर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग को संतुलित करने में सामने आ सकता है, क्योंकि चीन बड़ा बायर है। दूसरी और तीसरी अंतिम बात जो हमने डेटा पॉइंट में लिखी है कि चूंकि गोल्ड इस समय दुनिया के केंद्रीय बैंकों का नूरे नजर है, दुनिया का हर केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद कर जमा करना चाहता है, उसे करेंसी की स्थिरता पर, अपनी मुद्रा की स्थिरता पर शक है। डॉलर की मजबूती के बाद दुनिया की मुद्राओं का जो हाल है, जो 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 जिस तरीके की गिरावट है, वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में चीन के फॉरेक्स रिजर्व को यह गोल्ड का रिजर्व मजबूती देगा। चलिए, तो अब इसके साथ ही सर, अब बोनस पॉइंट की आज की चर्चा को विराम देने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, आप इस चर्चा में जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण खबरें जो दिन भर की थी हमने उसको आपके सामने रखा, आपने उसका बड़े ही सटीक तरीके से उसका विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो बोनस पॉइंट को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, बोनस के साथ बोनस ज्ञान आपको लगातार मिलता रहेगा। बात चाहे शेयर बाज़ार की हो, बात चाहे कमोडिटीज़ की हो, बात चाहे पर्सनल फाइनेंस की हो, हर विषय पर स्पेसिफिक प्रोग्राम आपके लिए हमने तैयार किए हुए हैं, और दिन भर उन कार्यक्रमों को सुबह 8:45 बजे से हम लेकर के आते हैं, चाहे चूक ना जाना हो। अगर आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हैं तो यार बाज़ार 1.25 लाख टके का कमोडिटी अपडेट आपको हम लेकर दिन भर जो है एग्री मीटर, गोल्ड मीटर, बुलियन मीटर के माध्यम से दे रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस को लेकर के शाम 4 बजे हमारा जो शो लेकर के हम सिप की टिप लेकर के आ रहे हैं। तो आप बोनस के साथ बने रहिए। आपके कुछ बेहतर सुझाव होंगे तो आप हमें लगातार भेजते रहिए, हम प्रयास करेंगे उन सुझावों को अपने कार्यक्रम के अंदर लेकर के आने का। आपकी टिप्पणियों को हम लगातार पढ़ते हैं, और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि महज 2 हफ्ते के अंदर आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, और हमारे दर्शकों की संख्या, सब्सक्राइबर की संख्या 10,000 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। ऐसे ही अपना प्रेम बरसाते रहिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर बनाइए, लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और अपने परिवार के लोगों से, अपने ऑफिस के कलीग्स से सब्सक्राइब कराइए चैनल को। मुझको फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।